पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है? ठीक, आप बताएं। सर पब्लिक में हम किसी को भी अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, और ये म्यूटेबल है। और दूसरा प्राइवेट में है कि हम अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी का शेयर नहीं करते, लेकिन वो ब्लॉकचेन में ऐड कर देता है कि वो या ना चेंज हो ना हैक हो, क्या हो? ना चेंज हो और ना वो हैक हो सकते हैं, आप डिलीट हो सकते हैं। ये तो प्राइवेट पब्लिक दोनों में नहीं है, चेंज आप कर नहीं सकते ना डिलीट कर सकते। जैसे इसके अंदर प्राइवेट के अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम अपना जो डाटा किसी का पब्लिक शेयर नहीं कर सकते हम, लेकिन इसको हम फिर ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि हमें पता चल सके उनकी क्या क्या प्रोसेस क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हैं। ठीक है। अच्छा, ट्रांजैक्शन की किस तरह वर्किंग होती है? कोई ताज है किसी और का जी ट्रांजैक्शन की? अच्छा, पढ़ा था आप लोगों ने जो मैंने लिंक शेयर किए थे कि नहीं? आप सब ने पढ़ा? हाँ जी। ट्रांजैक्शन का फ्लो जो मैंने लिंक शेयर किया था उसमें पूरा एक ट्रांजैक्शन का फ्लो था कि एक उसमें इमेज थी जिसमें वो बताता है कि किस तरह ट्रांजैक्शन होती है, किस तरह उसका फ्लो चलता है। जी जब नोट से ट्रांजैक्शन सेंड होती है तो वो मोस्टली अलग प्रोसेसिंग होती है उसके एक माइनर के थ्रू। तो उसके पास है जो सिस्टम होता है उसकी माइनिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, और फिर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होती है और बाद में वो ब्लॉकचेन में ऐड होती है। तो ब्लॉकचेन में ऐड होने में क्या डिडक्शन होती है और माइनस के एंड पे क्या होता है और डिडक्शन क्या होती है जिसने ट्रांजैक्शन की होती है? सर जो माइनर होता है उसके मतलब कि वॉलेट में भी कुछ सेंस या उसकी पेमेंट वगैरह जाती है। बाकी तो है वो अमाउंट कटने के बाद फिर जो वो ब्लॉकचेन में ऐड होती है। तो कोई और बताना चाहे? सर गैस फीस चार्ज किया जिसमें जैसे कुछ परसेंटेज माइनस हो जाती है, जो सबसे पहले वेरीफाई करता है और बाकी वो बस यार, मैंने जो लिंक शेयर किया था ना उसमें उसकी पूरी एक पिक्चर थी। जैसे कल कुछ कह रहे थे जी अगर हम लिंक ना शेयर करें ये तो हम घर भी पढ़ लेंगे, तो पढ़ा नहीं, फिर किसी ने लिंक शेयर किया था, वीडियो थी उसमें बताता क्या ट्रांजैक्शन। सर जब एक बंदा ट्रांजैक्शन करता है ना एक नोड, तो एक हैश नया हैश जनरेट होता है, वो नया हैश आता है ब्लॉक के अंदर। सर जो माइनर वो फिर ब्लॉक्स जो है ना वो जाते हैं माइनर्स के पास। सर माइनर्स क्या करते हैं, उसकी माइनिंग करते हैं अपनी कंप्यूटेशनल सिस्टम की कंप्यूटेशनल पावर के थ्रू। और सर वो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन की ये ट्रू है कि नहीं है। जब वो ट्रांजैक्शन ट्रू हो जाती है तो वो जो हैश है वो ब्लॉक के अंदर परमानेंट हो जाता है, उससे वो ब्लॉक जो है ना वो पब्लिक हो जाता है। पब्लिक नहीं लेकिन डिसेंट्रलाइज हो जाता है, वो हर बंदे के पास चल जाता है और वेरिफिकेशन होगी कि जो ट्रांजैक्शन हुई ये करेक्ट है। और माइनस को क्या होता है कि गैस की चार्ज होती है जो ब्लॉकचेन डिसाइड नहीं माइनस को गैस फीस नहीं चार्ज। ट्रांजैक्शन जो करता है उसको गैस की फी चार्ज होती है, और ब्लॉकचेन डिसाइड करता है कि इतने परसेंट जो है वो माइनर को जाएगा और कुछ परसेंट है जो ब्लॉकचेन का ओनर है वो ब्लॉकचेन में जाएगा। अच्छा, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में बताएं। लग रहा है यार पढ़ के प्रायोरिटीज के ऊपर होता है। और जो प्रूफ ऑफ स्टैक है वो माउंटेन सर जो माइनर्स हैं जो सर करते हैं वेरीफाई करते हैं, सर उस वेरिफिकेशन जो प्रोसेस होता है ना उसको प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। और जो प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, जो कुछ माइनर्स होते हैं अपनी ना कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा देते हैं और कहते हैं कि जब भी कोई नई ट्रांजैक्शन आएगी तो हमारे पास सबसे पहले, ताकि हमें उसकी जो प्रॉफिट है तो ट्रांजैक्शन की कंप्यूटेशनल पावर जो यूज़ करेंगे तो उसमें से गैस की जो कटेगी ट्रांजैक्शन जिसकी करवाई है उसकी जो अमाउंट है वो उसके माइनर के पास ज़्यादा है। आप बताएं यार। क्या होता है प्रूफ ऑफ वर्क जो है सर हमारे पास अर्थमेटिकल ऑपरेशन जो है वो हैंडल कर अर्थमेटिकल ऑपरेशन की सॉल्यूशन हैंडल करता है। और उसके अलावा सर प्रूफ ऑफ वर्क में हमारे पास जो ट्रांजेक्शन वगैरह होती है उसमें जितनी फीस वगैरह कटती है जो मतलब डिसाइडेड होती है पहले से कि 10% या 15%, वो सारी डिटेक्शन के बाद हमारे पास उसकी डेटा स्टोर होती है ब्लॉक में। तो और उसमें ना हमारे पास वो सर सेंटर
कोई और सर प्रायोरिटी के ऊपर होता है प्रूफ ऑफ वर्क। किधर से मैं कहता कि जो अगर जिसकी कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा होगी प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर तो वो उसको प्रायोरिटी होते हैं, और प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर ही होता है जिसका स्टेक ज़्यादा होता है नहीं, उसको। प्रायोरिटी तो नहीं, इसमें वो टास्क चला जाता सबके पास, जिसके पास ज़्यादा वो सिस्टम होंगे, ज़्यादा वो कंप्यूटेशनल पावर के रिसोर्सेज होंगे, वो इसको जल्दी रिजॉल्व कर लेगा, ठीक है, तो उसको रिवार्ड मिल जाता है। जो नहीं रिजॉल्व करता उसकी कॉस्ट भी डिडक्ट होती है, मतलब उसकी जो अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी या जो बाकी चीज़ें, और उसको अगर रिवार्ड नहीं मिलेगा तो वो लॉस में जाता है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में ये था कि आप अपनी अमाउंट को डिपॉजिट कर देते हो, स्टेक कर देते हो, अगर तो आपको वो ट्रांजैक्शन मिल जाती है, तो ट्रांजैक्शन मिलती ही उसको है जो उन्होंने एक स्केल सेट किया होता है। कोई अगर ट्रांजैक्शन है मैक्सिमम 10 लोगों को जानी है जिनके स्टेक ज़्यादा है, या 15 को जानी है 20 को, तो उस बेस पे वो जो ट्रांजैक्शन उनके पास जाती है तो वो उसको वेरीफाई करते हैं, कंसेंसस क्या सर एट द एंड प्रायोरिटी दे रहा है ना, वो ट्रांजैक्शन प्रायोरिटीज चेक कर रहा है कि मैं नहीं, उसको स्टेक में वो प्रायोरिटी देता है जिसकी अमाउंट है, लेकिन दूसरे में वो ट्रांजैक्शन जाती सबके पास है, लेकिन जिसके पास सिस्टम अच्छा होगा वही उसको सॉल्व करेगा, और जो बाकी भी सॉल्व करते हैं, लेकिन एट दी एंड अगर ट्रांजैक्शन के कोई 10 लोग कर लेते हैं उसको वेरीफाई, तो बाकी का वो लॉस में चले जाते हैं क्योंकि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ हुए हैं, लेकिन इससे रिवॉर्ड नहीं मिला। ठीक है, म्यूटेबिलिटी क्या होती है ब्लॉकचेन के आर्किटेक्चर में? जी और डाटा चाहिए, और कोई? थर्ड पार्टी का जिससे हम एक्सेस निकाल सकते हैं, जिस डेटा से थर्ड पार्टी का एक्सेस निकाल नहीं यार, आप लोग ना अपना पॉजिटिव नहीं शो कर, मतलब 3-4 लोग हैं, मतलब मैक्सिमम 40 अगर कह लें 50 की स्ट्रेंथ, उसमें से कुछ 3-4 या मैक्सिमम 5 लोग हैं जो इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो इस तरह ये जो चीज़ें अभी हैं, ये कितना तीसरा लेक्चर था, 3 लेक्चर में सेम ही चीज़ें रिवाइज हुई, मतलब वही वाले कॉन्सेप्ट कि हम चेंज नहीं कर सकते, हम लोग डिसेंट्रलाइज है, ये डेटाबेस की तरह काम करती है, इसमें ट्रांजैक्शन होती है, इसका हैश जनरेट होता है, इसमें माइनर, ये चीज़ें पिछले 3 लेक्चर में हम लोग इसी को रिवाइज कर रहे हैं। ऐसे ही है ना, आप तो नहीं थी आई, लेकिन वो चीज़ें रिवाइज तो हो रही हैं, आपको इसका आइडिया होगा कि हैश वही चीज़ है, ये जो बाकी आज आए होंगे जो कल आए होंगे उनको भी आइडिया है, लेकिन फिर ना 3-4 लोग हैं जो बता रहे हैं, तो ये तो आप लोगों का यार फ़ायदा, अगर आप लोग इसको पॉजिटिव लेके चलोगे फिर आप लोगों का बेनिफिट है, क्योंकि लिंक शेयर करने का उस दिन वो उस भाई ने कहा था कि आप लिंक शेयर कर रहे हैं, ये वीडियो दिखा रहे हैं, ये तो घर जाके भी देख लेंगे, तो घर जाके फिर नहीं देखी ना, फिर आप लोग लिंक देख, क्योंकि ये इसको देख के इस पर अच्छे से रिसर्च करके ये पॉइंट्स निकालते हैं जिसकी, क्योंकि ना तो हम लोग उधर टीचिंग कर रहे हैं ना हमारा ये काम है कि हम लोग, लेकिन अगर हमें ये टास्क दिया गया तो उस पर हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न में आप लोगों का भी फीडबैक अच्छा होना चाहिए। क्या समझ नहीं लग रही है, या आप लोग समझना नहीं चाह रहे या समझ नहीं रहे? समझ लग रही है वैसे सबको? कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो कहीं पे, कोई डिफिकल्टी हो, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो रही है इजीली? लेकिन फिर यार आपको अगर मैं लिंक दे रहा हूँ ना, तो आप लोगों ने फिर उस लिंक को ओपन करके जो चीज़ें वर्बली इधर बताता हूँ वो सारी उसमें लिखी हैं, कोई मैं अपने पास से कोई चीज़ नहीं बता रहा, जो लिंक्स है इसमें इसी से ही मैंने चीज़ें देख के, इसी से ही हम लोगों ने अपने एंड पे जब हमें भी कोई टास्क मिलता है, कोई रिसर्च का कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई भी चीज़ आती है, हम भी इस तरह R&D करते हैं, उसमें से पॉइंट लेते हैं, जो हमें बेस्ट फिट लगता है उसको हम आगे लेके चलते हैं, जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कोई और लिंक ओपन कर लेते हैं। तो गूगल पे तो एक अगर आप कीवर्ड सर्च करते हो आपको मल्टीपल लिंक्स ओपन होते हैं, जो टॉप वाले लिंक्स होते हैं वो आपको फर्स्ट पेज में होते हैं, आप एक से नहीं समझ लगती,
आप इजीली दूसरे से समझ लो। और इसका बेस्ट भी होता है, कोई भी अगर आपने चीज़ समझनी है ना, सबसे पहले आप उसकी यूट्यूब पर कोई वीडियो देखो, ठीक है, कोई ग्राफिकल व्यू में कोई वीडियो देखो। अगर आपको समझ नहीं लग रही, कोई प्रोग्रामिंग या कुछ भी है, अब तो कई ऐसी ऐसी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, जैसे वो मैं कल दिखा रहा था, वो हैंड के साथ आपको करके दिखा रहा होता है। मतलब इस तरह के टूल है कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपको पता लगे कि क्या अगर डिफ़िकल्टी कहीं पे है ब्लॉग की या किसी भी चीज़ की, तो आपको समझ लग जाए। फिर भी यहाँ तक अगर कोई चलो नहीं पढ़ के आया, किसी को भी इशू है तो वो पूछ सकता है, उसको हम कर लेते हैं डिटेल में डिस्कस, ना तो फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। हाँ, एनोनिमिटी ये है कि जो भी ब्लॉकचेन पे कोई बंदा ट्रांजैक्शन करता है वो एनोनिमस होगा। मतलब कोई उसका ये नहीं होगा कि इसका नेम क्या है, इसका अकाउंट क्या है। जैसे हम लोग बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक वालों को पता होता है कि इसका नेम ये है, इसका अकाउंट ये है, इसका एड्रेस ये, इसका CNS ये। लेकिन ब्लॉकचेन में एनोनिमिटी होती है, एनोनिमस ट्रांजैक्शन होती है, अननोन। मतलब कोई भी जो यूज़र इस पर ट्रांजैक्शन कर रहा है वो उसका जो आइडेंटिटी है वो उसका वॉलेट एड्रेस है, और वॉलेट एड्रेस से पता नहीं लग सकता कि यूज़र कौन है। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दी थी, वो जो पाकिस्तान में हैक हुए थे, कुछ अमाउंट हैक हुई थी, वो इसी तरह हुई थी कि कुछ लोगों ने वेबसाइट क्रिएट की थी जिस पे बैक पे वो बाइनांस को यूज़ कर रहे थे। उन्होंने लोगों को शो किया कि आप इस पे कुछ अमाउंट डिपॉजिट करो, हम आपको इसका इतना प्रॉफिट देंगे। तो लोगों ने अपनी अमाउंट सारी डिपॉजिट की, बैक पे उनके बाइनांस वॉलेट यूज़ हो रहे थे, वो सारी अमाउंट उन्होंने रिसीव की, अमाउंट रिसीव करके उन्होंने वेबसाइट्स बंद कर दी। ठीक है, तो लोगों का लॉस किस तरह का, उनकी जो अमाउंट थी वो अब उनको नहीं पता वो वेबसाइट किसकी थी, जो वॉलेट एड्रेस था जिस पे अमाउंट बेची वो किसकी थी। तो ये एनोनिमिटी है। लेकिन बाद में जब उन्होंने चेक किया कि ये ट्रांजैक्शन गई किधर है, तो वो बाइनांस के वॉलेट्स यूज़ हुए थे। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे बाइनांस के वॉलेट्स यूज़ किए थे। फिर हमारी वो जो गवर्नमेंट ने उन्होंने बाइनांस को ये चीज़ रिपोर्ट की कि आप हमें इन वॉलेट की इंफॉर्मेशन दें। तो अगर आप किसी एक्सचेंज पे जाके वॉलेट अपना क्रिएट कर